और भी बहुत ओहदे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात कही तुमने। अक्षत जी ने अच्छा फैसला किया है। अपने सपनों के बीच उन्होंने अंकल की दी हुई अच्छी जिंदगी। अक्षत के जाते ही मीरा का चेहरा उदासी से घिर गया। शुभ उसके पास आया और कहा, देखना 2 दिन भी नहीं रुकेगा वो दिल्ली में। सबकी याद आएगी ना तो बैग उठा के चला आएगा। शुभ की इस बात से मीरा मुस्कुरा दी तो शुभ ने कहा, चलो आपको घर छोड़ देता हूँ। मीरा ने कहा और शुभ के साथ स्टेशन से बाहर आ गई। शुभ ने उसके लिए दरवाजा खोला और खुद आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। शुभ ने गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए निकल गए। मीरा को चुप देखकर शुभ ने कहा, आपसे एक बात पूछे? जी। आप उस दिन इतना गुस्से में क्यों थी? कब? जब पहली बार मैं आपसे मिला था, अक्षत के घर। अच्छा, वो हम जल्दी में थे और आप सामने से टकरा गए तो थोड़ा गुस्सा आ गया था। मैं तो डर ही गया था। बाप रे, इतना गुस्सा! हमें कभी गुस्सा नहीं आता, वो तो अक्षत जी ही बार बार परेशान करके गुस्सा दिलाते हैं। वो ऐसा नहीं है मीरा जी, हम दोनों बचपन से साथ हैं। उसे मैंने कभी ज्यादा बोलते नहीं सुना, बहुत कम बोलता है। उसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। उसके दिमाग में किस वक्त क्या चल रहा होता है कोई जान नहीं सकता। हाँ, थोड़े अलग हैं जरूर, पर समझना इतना भी मुश्किल नहीं है उन्हें। अच्छा, क्या करती हो आप? बीए फाइनल में है, एग्जाम्स है, उसके बाद आगे की पढ़ाई करेंगे। ग्रेट, मैं तो कल से पापा को ऑफिस ज्वाइन करने वाला हूँ। मुझसे नहीं होती ये पढ़ाई वढ़ाई। सबकी अलग अलग सोच होती है। जैसे हमारे अक्षत की, उसके पास सब है लेकिन उसे तो एडवोकेट बनना है। वो अपनी जगह सही है। हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होनी जरूरी है। माँ बाप के नाम से तो हमें सब जानते हैं, पर कितना अच्छा लगता है जब हमारे नाम के आगे हमारी पहचान जुड़ती है। जैसे कि एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और भी बहुत ओहदे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात कही तुमने। अक्षत जी ने अच्छा फैसला किया है। अपने सपनों के बीच उन्होंने अंकल की दी हुई अच्छी जिंदगी को आने नहीं दिया। वो मेहनत करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। देखिएगा, उनकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। यार, आप बड़ी अच्छी बातें करते हो। ऐसे ही हैं हम, जिसके साथ सहज होते हैं ऐसी बातें कर लेते हैं। मुस्कुरा उठती है। फिर तो मुझे आपसे रोज मिलना पड़ेगा। मुझे ऐसे मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। अरे, हम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। डरो मत यार, तुम चाहो तो मुझे अपना छोटा भाई मानकर ये सब बातें कर सकती हो। मैं माइंड नहीं करूंगा। आप बहुत अच्छे हैं शुभ। आपके साथ बात करके लग नहीं रहा कि हम पहली बार मिले हैं। हाँ, इससे पहले मिल चुके हैं बहुत बार, गुस्से में। उसके लिए हम माफी चाहते हैं। धीरे से। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ। हंसने लगता है। फिर ठीक है, आपके घर में कौन कौन है? चलो मिलवा देता हूँ, पास ही में है मेरा घर। इतनी सुबह सुबह? हाँ, बहनें इतनी सुबह सुबह घर आ सकती हैं। हम फिर कभी आएंगे, अभी घर चलते हैं। हाँ, जब आपका मन हो आप आ सकती हैं, अपना घर समझ के। शुभ रास्ते भर मीरा को कुछ न कुछ बताता रहा। वो ऐसा जानबूझकर कर रहा था ताकि मीरा अक्षत के बारे में सोचकर फिर से उदास ना हो जाए। मीरा भी खुश थी कि उसे शुभ जैसा भाई मिला जो उसकी इतनी इज्जत करता है। मीरा को घर छोड़कर शुभ अपने घर चला गया। मीरा अंदर आई तो उसका मन फिर उदासी से घिर गया। घर में सब थे, बस नहीं था तो अक्षत। उसकी आंखें घर के हर कोने में उसकी मौजूदगी महसूस कर रही थी। मीरा ने महसूस किया कि ये 1 महीना बहुत मुश्किल से निकलने वाला है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली आई। निधि बाहर थी, इसीलिए मीरा ने दरवाजा अंदर से बंद किया और शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। जब शीशे में खुद को देखा तो पाया उसकी आंखों में अक्षत के लिए असीम प्यार समाया हुआ था और फिर वो उसकी आंखों से आंसू बनकर बह गया। उसे लगा जैसे अक्षत के साथ साथ उसकी सांसें भी चली गई। ट्रेन अगले स्टेशन पर आकर रुकी, जिससे अक्षत की तंद्रा टूटी।
वो उठा और फोन जेब में रखकर दरवाजे पर आया। ट्रेन से नीचे उतरा और दुकान वाले से पानी की बोतल लेकर पानी पिया। उसे मीरा की बहुत याद आ रही थी, लेकिन उसके पास तो उसका फोन नंबर तक नहीं था। अक्षत ने चाय ऑर्डर की। चाय पी तो महसूस किया कि मीरा के हाथ की बनी चाय के आगे ये सब फीका था। उसने आधी पीकर ही कप डस्टबिन में डाल दिया। मन बेचैन होने लगा तो उसने सिगरेट जला ली और पीने लगा। बस एक यही थी जिसे अक्षत छोड़ नहीं पा रहा था। ट्रेन ने हॉर्न दिया। जैसे ही चलने को हुई, अक्षत ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजे पर ही खड़ा वो पीछे छूटता स्टेशन देखता रहा। कुछ देर बाद जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा एक 23-24 साल की लड़की स्टेशन पर ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। अक्षत रुक गया। लड़की भागते हुए उसके गेट के सामने आई और अपना हाथ देकर अक्षत से मदद मांगी। ट्रेन की स्पीड धीरे थी, लेकिन लड़की को भागना पड़ रहा था। अक्षत ने उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लड़की ने अक्षत का हाथ थामा और ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। भागने की वजह से लड़की हाँफ रही थी। उसने अपनी सांसों को सामान्य करते हुए कहा, थैंक यू यार, तुमने मेरी ट्रेन छूटने से बचा ली। मेरा ये ट्रेन पकड़ना बहुत जरूरी था। इट्स ओके, कह के अक्षत जैसे ही अंदर जाने लगा, लड़की ने अपना हाथ अक्षत की ओर बढ़ाकर कहा, हाय, आई एम इशिका सोनी एंड यू। अक्षत ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते, मेरा नाम अक्षत व्यास है। लड़की ने मन ही मन कहा और अपना हाथ वापस खींच लिया। अक्षत जाने को हुआ तो लड़की ने कहा, क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले सकती हूँ? वाई? अक्षत ने हैरानी से कहा, वो क्या है ना, मदद करने वालों को मैं हमेशा याद रखती हूँ। कहते हुए लड़की ने बिना अक्षत की परमिशन के उसकी तस्वीर ले ली। अक्षत वहां से चला गया और वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मीरा का ख्याल चल रहा था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अक्षत ने ओपन किया तो मुस्कुरा उठा। मैसेज अर्जुन का था। उसने अक्षत को रात वाली फोटो भेजी जिसमें अक्षत और मीरा साथ साथ थे और नीचे लिखा था, आई नो मिस कर रहा होगा तू इसे। जवाब में अक्षत ने लिखकर भेजा, हाँ बहुत ज्यादा, एंड आई लव यू फॉर दैट पिक। मिस यू टू। जल्दी आना, पापा से तुम दोनों के रिश्ते की बात भी करनी है। अर्जुन ने मैसेज भेजा और ऑफलाइन हो गया। अक्षत तस्वीर को देखकर अपना मन बहलाने लगा, पर ट्रेन के उस डिब्बे में कोई और भी थी जो उसे देखकर अपना मन बहला रही थी। मीरा उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। दोपहर में वो जब खाना खाने नीचे नहीं आई तो राधा ऊपर उसके कमरे में आई। मीरा बिस्तर पर बैठी थी। उसका मुंह बालकनी की ओर था। राधा आकर उसके बगल में बैठ गई और कहा, क्या हुआ? अक्षत की याद आ रही है? राधा के मुंह से अक्षत का नाम सुनकर मीरा घबरा गई और हैरानी से राधा की ओर देखने लगी तो राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? सब दिखता है, बस मैं कुछ कहती नहीं। क्या क्या पता है आंटी? मीरा ने डरते डरते कहा, यही कि तुम और अक्षत दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो और आज जब वो यहाँ नहीं है तो तुम उसे मिस कर रही हो। राधा ने कहा। मीरा ने सुना तो उसे थोड़ी तसल्ली मिली। उसने धीरे से कहा, ऐसी बात नहीं है आंटी। ऐसा ही है। वो पहले अपनी आदत डाल देता है और फिर अचानक से दूर चला जाता है, पर वो जल्दी आएगा। राधा ने प्यार से मीरा के गाल को छूकर कहा। मीरा ने कहा, नीचे चलकर खाना खा लो, फिर हम घूमने बाहर जाएंगे। राधा ने उठते हुए कहा तो मीरा उनके साथ नीचे चली आई। डाइनिंग की जिस कुर्सी पर अक्षत बैठता था वो आज खाली थी, जिसे देखकर मीरा एक बार फिर उदासी से घिर गई। राधा ने उसे बैठने को कहा और उसके लिए खाना लगा दिया। मुश्किल से खाना मीरा के गले से नीचे उतरा। खाना खाकर वो राधा के साथ पास ही के एक बगीचे में चली गई।
वहां जाकर कुछ वक्त के लिए वो सब भूल गई और बच्चों के साथ वक्त गुजारा। देर रात ट्रेन स्टेशन पर रुकी। अक्षत का सब्र अब जवाब दे चुका था। वो उठा, गाड़ी से नीचे उतरा। देखा स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग हैं, वो भी ठंड में सिकड़े हुए यहाँ वहां बैठे हैं। ट्रेन किसी वजह से आधे घंटे के लिए रुकने वाली थी। अक्षत पास पड़ी एक खाली बेंच पर आ बैठा। उसने जेब से फोन निकाला और घर का नंबर लगाया। 2 रिंग के बाद राधा ने फोन उठाया तो अक्षत ने उनसे कुछ देर बात की। तभी विजय आ गए, उन्होंने बात की। फोन रख दिया। अक्षत जिस आवाज को सुनना चाहता था वो तो उसे सुन ही नहीं पाया था। उसने कुछ देर बाद फिर से फोन लगाया। इस बार फोन दादाजी ने उठाया, लेकिन उनकी आवाज सुनकर अक्षत ने फोन रख दिया। कुछ देर बाद कांपती उंगलियों से फिर से फोन लगाया। इस बार फोन मीरा ने उठाया था। दरअसल मीरा किसी काम से नीचे आई थी और फोन के पास से गुजर रही थी तो उसने उठाकर कहा, हेलो। अक्षत का दिल वही थम गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। पूरे 16 घंटे बाद वो मीरा की आवाज सुन रहा था। वो आवाज जिसकी उसे आदत हो चुकी थी। हेलो, कौन बात कर रहा है? मीरा ने बहुत नम्रता से कहा। अक्षत का दिल भर आया। वो बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए जिन्हें रोकने के लिए उसने एक ठंडी सांस ली। दूसरी तरफ से आवाज आई, अक्षत जी। अक्षत ने मीरा के मुंह से अपना नाम सुना तो दर्द में भी मुस्कुरा उठा। मीरा उसकी आवाज से उसका हाल ना जान ले सोचकर उसने फोन काट दिया और अपना हाथ अपने होठों पर लगा लिया। अक्षत ने मीरा की तस्वीर देखते हुए कहा, जो मेरी सांसों से मुझे पहचान सकती है वो लड़की कितना समझती होगी मुझे। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है। ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। अक्षत ने फोन काट दिया। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी तैर गई। इतनी तड़प आज से पहले उसने किसी के लिए भी महसूस नहीं की थी, शायद जितनी आज कर रहा था। उसका दिल किया अभी वापसी की ट्रेन पकड़े और घर चला जाए अपनी मीरा के पास। लेकिन ये आसान नहीं था। अक्षत ने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। उसे पछतावा तो हो रहा था कि वो क्यों आया। अपनी भावनाओं को काबू में करना अब शायद उसके बस में नहीं था। कुछ देर बाद एक प्यारी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, कॉफी पियेंगे? अक्षत ने सामने देखा, इशिका अपने हाथ में कप लिए खड़ी थी। अक्षत ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नो थैंक्स। तुम कॉफी नहीं पीते या मैं लाई हूं इसीलिए मना कर रहे हो? इशिका ने कहा, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। अक्षत ने कहा, इयो, चाय कौन पीता है आजकल? इशिका ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और अक्षत के बगल में बैठ गई। अक्षत ने इशिका में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके दिमाग में तो बस मीरा का ख्याल था। अक्षत को खामोश देखकर इशिका ने कहा, तुम दिल्ली जा रहे हो? अक्षत ने कहा, ग्रेट, मैं भी दिल्ली जा रही हूँ 1 महीने की इंटर्नशिप के लिए, फिर वहीं रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। इशिका ने अपनी कॉफी पीते हुए कहा, गुड। अक्षत ने कहा और उठकर वहां से चला गया। इशिका को अक्षत का इस तरह इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा, तो उसने अपने आप से ही कहा, कितना एटीट्यूड है यार इसमें। लेकिन दिल आ गया यार इस पे। ऐसी पर्सनालिटी आज से पहले कहीं नहीं देखी। तुम्हें तो मैं अपना बना कर रहूंगी मिस्टर रूड। इशिका ने मुस्कुराते हुए जैसे साइड में देखा, उसकी नजर टेबल के नीचे गिरी एक चमचमाती चीज पर गई। उसने उसे उठाकर देखा, वो किसी ब्रेसलेट जैसा था। इशिका ने उसे गौर से देखा और फिर जेब में रख लिया। ट्रेन अपना हॉर्न दे चुकी थी। इशिका उठी और आकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसकी सीट अक्षत के आगे वाले डिब्बे में थी, लेकिन उसने अक्षत के आने से पहले ही अक्षत के सामने बैठे आदमी से अपनी सीट चेंज कर ली।
ताकि वो उससे बातचीत कर सके। जब अक्षत आया तो इशिका को अपने सामने वाली सीट पर देखकर थोड़ी हैरानी हुई उसे, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आकर अपनी सीट पर बैठ गया। उदास सा चेहरा लिए वो खिड़की के बाहर देखता रहा। ट्रेन चल पड़ी। अक्षत ने अपना फोन निकाला, कानों में ईयरफोन लगाया और फिल्म चला ली। कुछ देर देखने के बाद उसकी उदासी कुछ दूर हुई। इस बीच उसने एक बार भी इशिका की ओर नहीं देखा। थक हार कर इशिका सो गई। अक्षत की भी आंखें मूंदने लगी तो वो भी सो गया। ट्रेन के देरी से चलने की वजह से वो सुबह के 4 बजे दिल्ली पहुंची। अक्षत उठा और अपना जैकेट और सामान व्यवस्थित किया। अगले स्टेशन पर उसे उतरना था। जैसे ही उसकी नजर अपने हाथ पर गई, हाथ पर बंधा ब्रेसलेट गायब था। अक्षत परेशान हो गया और इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसे ब्रेसलेट नहीं मिला। ये वही ब्रेसलेट था जो अक्षत को मीरा ने दिया था। अक्षत ने उसे खो दिया। ये जानकर वो और भी परेशान हो गया और उसे ढूंढने लगा। इशिका की आंख खुली तो उसने देखा अक्षत कुछ ढूंढ रहा है। वो उठकर बैठ गई और अक्षत को देखती रही, जो कि काफी परेशान था। साथ बैठे बाकी पैसेंजर्स ने पूछा, लेकिन अक्षत ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। अक्षत ने उदास मन से अपना बैग और जैकेट उठाया और ट्रेन के नीचे उतर गया। जिस ब्रेसलेट को वो ढूंढ रहा था वो उसे नहीं मिला। अक्षत स्टेशन पर खड़े होके सुमित जीजू को फोन करने लगा। जीजू को अपने पहुंचने की जानकारी देकर अक्षत ने जैसे ही फोन रखा, इशिका उसके सामने आई और अपनी जेब से ब्रेसलेट निकालकर अक्षत के सामने करते हुए कहा, कहीं तुम इसे ही तो नहीं ढूंढ रहे? ये तुम्हें कहाँ मिला? अक्षत ने इशिका के हाथ में अपना ब्रेसलेट देखा तो उसकी जान में जान आई और उसने उसे उसके हाथ से ले लिया। कल रात वहां बेंच के नीचे गिरा मिला था, शायद तुम्हारे हाथ से निकलकर गिर गया होगा। इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स। अक्षत ने ब्रेसलेट की ओर देखते हुए कहा, तुम इस मामूली सी चीज के लिए इतने परेशान हो रहे थे? ये इतनी खास है क्या? नहीं, पर इसे देने वाला बहुत खास है। अक्षत पहली बार इशिका के सामने मुस्कुराया। दैट्स ओके, बाय द वे मैं चलती हूँ, नाइस टू मीट यू। इशिका ने अक्षत की ओर हाथ बढ़ाकर कहा तो अक्षत ने भी हाथ मिलाते हुए उसे अलविदा कहा और स्टेशन से बाहर आ गया। कुछ देर बाद सुमित जीजू आ गए, साथ में काव्या भी थी। अक्षत को देखते ही वो दौड़कर उसके पास आई और इधर उधर ढूंढते हुए कहा, मीरू दीदी नहीं आई आपके साथ? अक्षत उसके सामने घुटनों पर बैठा और कहा, वो इंदौर में है ना, उसके एग्जाम्स है, इसीलिए वो बाद में आएगी। ठीक है, काव्या ने उदास होकर कहा तो अक्षत ने उसे गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, अर्जुन मामा की शादी में चलेंगे ना, तब मिल लेना आप मीरू दीदी से। अरे भाई साले साहब, कैसा रहा सफर? सुमित जीजू ने अक्षत के पास आकर कहा। बहुत बोरिंग था, अक्षत ने काव्या को नीचे उतारते हुए कहा। क्यों, कोई मिली नहीं ट्रेन में? जीजू ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा। क्या जीजू आप भी? अक्षत ने झेपते हुए कहा। अरे भाई, लड़कियां बेचारी क्या करे, तुम ही इतने सख्त बने हुए हो कि पिघलने का इनाम नहीं लेते। जीजू ने कहा, मैं सख्त ही ठीक हूँ जीजू, अब घर चले या सारी बातें यही कर लोगे? अक्षत ने अपना बैग उठाते हुए कहा, हाँ चलते हैं, तुम्हारी दीदी भी घर पर इंतजार कर रही है। जीजू ने कहा और काव्या अक्षत के साथ वहां से निकल गए। इंदौर, अक्षत का घर। रात भर करवटें बदलने के बाद मीरा को नींद आई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज निकल आया था। आज पहली बार मीरा देर से उठी थी। वो उठकर नहाने चली गई। तैयार होकर नीचे आई तब तक राधा सबके लिए नाश्ता लगा चुकी थी। मीरा सीधे किचन में चली आई। राधा ने देखा तो कहा, उठ गई बेटा, एक काम कर दोगी, थोड़ी चाय बना दोगी दादाजी के लिए? जी आंटी, कहकर मीरा चाय बनाने लगी। उसे याद आया अक्षत के भी सोकर उठने का टाइम हो गया है, तो उसने पतीले में थोड़ा दूध और डाल दिया। उसने चाय बनाई और 2 कप में निकाली। आज उसने पहले ही चाय चक्कर देखी। आज चाय मीठी थी।
मीरा मुस्कुराई और दोनों कप ट्रे में रखकर जैसे ही जाने लगी, राधा ने कहा, अरे मीरा, सिर्फ दादाजी को चाय देनी है, ये दूसरा कप किसके लिए है? अक्षय जी के लिए, मीरा ने तपाक से कहा। राधा मुस्कुराई और उसके पास आकर प्यार से उसका गाल छूकर कहा, बेटा, अक्षत यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है। जैसे ही मीरा को सब याद आया, उसका चेहरा उदासी से घिर गया। उसने कहा तो कुछ नहीं, पर अंदर ही अंदर एक टिस उठी। उसने एक कप निकाल कर रख दिया और दूसरा कप लेकर दादाजी की ओर बढ़ गई, जो कि बालकनी में बैठे धूप सेक रहे थे। मीरा ने उन्हें चाय दी और जैसे ही जाने लगी, दादाजी ने कहा, सुनो मीरा। जी दादू। यहाँ आकर बैठो। मीरा आकर उनके सामने बैठ गई तो दादाजी ने बड़े गौर से उसका चेहरा देखने के बाद कहा, परेशान क्यों हो? नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे छुपा रही हो? तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है, बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है दादू, हम सच कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, नाश्ता किया तुमने? जी नहीं, थोड़ी देर में करेंगे। कोई बात नहीं, वैसे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहिए ना दादू। तुम मुस्कुराती हुई ज्यादा अच्छी लगती हो, ऐसे उदास उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दादू की बात सुनकर मीरा मुस्कुरा दी और कहा, ये लीजिए, अब ठीक है? हाँ, अब लग रही हो तुम मेरी अच्छी वाली मीरा। आपने नाश्ता किया? हाँ, मैंने तो कब का ही कर लिया। जाओ तुम भी जाकर कर लो। ठीक है। मीरा उठकर चली गई। दादाजी अपनी चाय पीते हुए बाहर देखने लगे। दादी माँ मंदिर गई हुई थी। विजय और अर्जुन ऑफिस जा चुके थे। राधा अपने काम में लगी थी और निधि और मीरा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने में व्यस्त थी। 2 दिन बाद दोनों के फाइनल के एग्जाम्स थे। अब मीरा को डिस्टर्ब करने वाला अक्षत भी नहीं था। दोपहर में दरवाजे पर बेल बजी। राधा ने दरवाजा खोला तो सामने एक पार्सल लिए लड़का खड़ा था। जी कहिए, राधा ने लड़के से कहा। मैडम, ये मीरा राजपूत के लिए पार्सल है, एड्रेस यही का ही है, उन्हें बुला देंगी आप? लड़के ने बड़ी शालीनता से कहा। ठीक है, कहकर राधा अंदर आई और मीरा को बुलाने गई। जैसे ही मीरा और राधा वापस आई, लड़का वहां से जा चुका था। पार्सल नीचे जमीन पर रखा हुआ था। राधा ने इधर उधर देखा, लेकिन लड़का कहीं नजर नहीं आया, तो उसने कहा, अजीब लड़का है, कहाँ चला गया? मीरा ने पार्सल उठाया और खोलने लगी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी चीख निकल गई और उसने डिब्बा दूर फेंक दिया। उसे डरा हुआ देखकर राधा ने कहा, क्या हुआ मीरा? मीरा कुछ बोल ही नहीं पाई, बस उसने कांपते हुए हाथों से नीचे गिरे डिब्बे की ओर इशारा कर दिया। राधा उसके पास आई और जैसे ही उसने डिब्बे में रखा सामान देखा, एक पल के लिए उसकी सांस भी अटक गई। डिब्बे में एक गुड़िया थी, जो कि लाल रंग से में एक कागज का टुकड़ा भी था। राधा ने उसे उठाया और पढ़ने लगी। जिस अच्छी जिंदगी के सपने तुम देख रही हो, वो मैं तुम्हें इतनी आसानी से हासिल नहीं होने दूंगा। इस गुड़िया की जगह तुम भी हो सकती हो। राधा ने जैसे ही वो पर्ची पढ़ी, उसने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू में उसे छुपा लिया और मीरा के पास आकर उसे गले लगाते हुए कहा, किसी ने तुम्हारे साथ भद्दा मजाक किया है बेटा, चलो अंदर चलो। लेकिन आंटी, हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं, फिर हमारे साथ भला ऐसा कोई क्यों करेगा? मीरा ने डरते हुए स्वर में कहा, इसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ बेटा, चलो अंदर चलते हैं। राधा मीरा को अंदर ले आई। अंदर आकर उसने रघु से बाहर पड़े डिब्बे को डस्टबिन में डालने को कहा। मीरा अपने कमरे में चली आई, लेकिन अब उसके मन में बार बार उस पार्सल का ख्याल आ रहा था। आखिर किसने भेजा होगा वो, और क्यों भेजा होगा? उसे सोच में डूबा देखकर निधि ने कहा, क्या हुआ मीरा? निधि, किसी ने हमें लाल रंग से सनी गुड़िया भेजी है। मीरा ने परेशानी भरे शब्दों में कहा। क्या? पर किसने? निधि ने किताब बंद करते हुए कहा, हमें भी नहीं पता किसने भेजी है, पार्सल पर किसी का नाम पता नहीं था। मीरा और परेशान हो गई। किसी ने तुम्हें डराने के लिए मजाक किया होगा, निधि ने कहा। ऐसा मजाक? मीरा अब भी डरी हुई थी।
हाँ, हमारे पड़ोस के बच्चे कभी कभी ऐसी ऊट पटांग हरकतें कर देते हैं। तुम टेंशन मत लो। निधि ने मीरा को डरा हुआ देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। हम्म। मीरा ने कहा और वहां से उठकर खिड़की के पास आ गई। खिड़की के बाहर वो नीचे देखने लगी। रघु उस डिब्बे को उठाकर ले जा रहा था और ले जाकर डस्टबिन में डाल दिया। मीरा वही खड़े खड़े डस्टबिन को देखते हुए सोचती रही कि आखिर कौन उसके साथ ऐसा मजाक करेगा। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है। ऑथर संजना किरोड़ीवाल। मेरे यानी सोना के साथ। दिल्ली, सोमित का घर। गाड़ी आकर घर के सामने रुकी। अक्षत, जीजू और काव्या गाड़ी से बाहर आए। तनु उनके दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। अक्षत ने आकर उनके पैर छुए और फिर सभी अंदर चले आए। दिल्ली जैसी आबादी वाले शहर में घर मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ सुमित के पूर्वजों का घर था, इसीलिए उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। घर काफी अच्छा था। 3 रूम, किचन, बालकनी, हॉल और एक गेस्ट रूम था। अक्षत को घर काफी पसंद आया। एक रूम सुमित और तनु का था, दूसरे में काव्या का सामान था और तीसरा रूम तनु ने अक्षत के लिए सेट करवा दिया था। अक्षत ने अपना सामान रखा और घूमकर रूम देखा। उसे कमरा बहुत पसंद आया। आशु, तुम जाकर नहा लो, तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। तनु ने उसे टॉवल और साबुन पकड़ाते हुए कहा। अक्षत बाथरूम की ओर बढ़ गया और तनु कमरे से बाहर आकर किचन की ओर चली गई। सोमित भी किचन में आकर उसकी हेल्प करने लगे और काव्या बाहर सोफे पर बैठी अपनी डॉल के साथ खेलने में बिजी थी। अक्षत नहा कर आया, तब तक तनु ने नाश्ता लगा दिया था। सभी डाइनिंग के पास आकर बैठ गए। तनु ने अक्षत और सुमित की प्लेट में नाश्ता परोसा और कहा, खाकर बताइए शेफ साहब कैसा बना है। अक्षत मुस्कुराया और कहा, क्या दी, मुझे पता है आपके हाथों का टेस्ट और माँ के हाथ का टेस्ट सेम है। नो डाउट बहुत अच्छा बना होगा। साले साहब, थोड़ी मेहनत मेरी भी है, सुमित ने कहा। मम्मा पापा, मामू को पहले खाने तो दो, तभी तो बताएंगे कैसा बना है, छोटी काव्या ने कहा तो सब हंस पड़े। सभी नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते हुए अक्षत ने सोमित से कहा, जीजू वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म का कहा था ना मैंने आपसे, मिला? अरे वो तो मैंने कल ही मंगवा लिया था। मेरा दोस्त है ना जयेश, उसके पापा लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जीजू ने कहा। थैंक्स, अक्षत ने कहा। थैंक्स बोलकर पराया ना करो साले साहब, जीजू ने कहा। अरे जीजू, आप ना पहले तो ये साहब साहब बुलाना बंद करो। आप भी दीदी की तरह आशु बुलाया करो ना, अक्षत ने कहा। अरे साले साहब, वैसे एक नाम और सुना है मैंने आपका, जीजू ने कहा। क्या? अक्षत ने हैरानी से कहा। वो अर्जुन की सगाई में कोई थी जो आपको सड़ू कहकर बुला रही थी, जीजू ने कहा। कौन लड़की? अक्षत ने अनजान बनते हुए कहा। अरे वही जिसकी गर्दन के 10 इंच नीचे तिल था, जीजू ने शरारत से कहा, जिसे सुनकर तनु मुस्कुराने लगी और अक्षत का मुंह देखने लायक हो गया। मीरा को भी अपने साथ ले आते, वो भी मिल लेती हम लोगों से, तनु ने कहा। दी उसके कॉलेज के एग्जाम्स है, कभी उसे और निधि को घुमाने साथ ले आऊंगा, अक्षत ने बिना तनु की तरफ देखे हुए कहा। सुमित की कही बात से उसे अभी भी शर्म आ रही थी। तनु ने देखा तो कहा, आशु बुरा मत मानना है, इनको आदत है मजाक करने की। इट्स ओके दी, अक्षत ने कहा। अच्छा आशु, अर्जुन की शादी की डेट फिक्स हुई? मेरा तो बहुत मन है उसकी शादी में आने का और स्पेशली मीरा से मिलने का। सच कहूं तो वो बहुत अच्छी लड़की है। पहली मुलाकात में ही उसने हम सबका दिल जीत लिया।
सुमित जीजू ने कहा। हाँ, ये बात तो सही कही इन्होंने। कुछ तो बात है यार मीरा में। उससे ना मिलकर लगा ही नहीं कि वो निधि की दोस्त है। ऐसा लगा जैसे हमेशा से हम सबके बीच रहती आई हो। तनु ने कहा। अरे मम्मा, क्योंकि वो एंजल है ना, और एंजल तो सबको अच्छी लगती है। काव्या ने कहा। अक्षत ने कहा, लेकिन मन ही मन सबसे मीरा के लिए अच्छा सुनकर उसे खुशी हो रही थी। नाश्ता करने के बाद अक्षत सोमित जीजू के साथ हॉल में आकर बैठ गया। तनु घर के काम निपटाने लगी और काव्या फिर से अपनी गुड़िया के साथ खेलने में बिजी हो गई। सोमित जीजू ने एंट्रेंस का फॉर्म अक्षत को दिया और उसे बाकी जानकारी देने लगा। सफर में थकान की वजह से अक्षत को नींद आने लगी थी। उसने फॉर्म फिल करके जीजू को दे दिया और खुद सोने चला गया। कमरे में आकर वो बिस्तर पर लेट गया। नींद से आंखें बोझिल थी, लेकिन मीरा का ख्याल अब भी उसके जहन में घूम रहा था। उसने हाथ पर बंधे मीरा के दिए ब्रेसलेट को देखा और मुस्कुराते हुए नींद के आगोश में चला गया। शाम को देर तक अक्षत सोता रहा। उधर मीरा भी उसे याद करते हुए वक्त काट रही थी। शाम को निधि उसे बाहर घुमाने ले गई, जिससे मीरा का मन कुछ शांत हुआ। उधर जीजू भी अक्षत को लेकर अपने दोस्त से मिलने चले गए। वापस आते आते रात हो चुकी थी। घर आकर उसने खाना खाया और छत पर चला आया। मीरा की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए उसने घर पर फोन लगाया। सबसे बात की तो अच्छा लगा। अर्जुन से बात करते हुए उसने कहा, भाई। हाँ बोलो। अर्जुन ने अक्षत की बेचैनी भांपते हुए कहा। वो मैं पूछ रहा था कि घर में सब कैसे हैं? अक्षत ने कहा। सब ठीक है। तुझे गए अभी एक दिन हुआ है, एक साल नहीं जो ऐसे पूछ रहा है। अर्जुन ने कहा। अर्जुन की बात सुनकर अक्षत झेम गया। सीधा सीधा मीरा के बारे में कैसे पूछता, इसीलिए घुमा फिरा के पूछ रहा था। अक्षत ने थोड़ी हिम्मत की और पूछा, मीरा कैसी है? ये लो, खुद ही पूछ लो। कहते हुए अर्जुन ने फोन मीरा को दे दिया, जो कि निधि के साथ सीढ़ियों से आ रही थी। मीरा के नाम से अक्षत का दिल धड़क उठा। मीरा ने फोन कान से लगाया और कहा, हेलो। मीरा की आवाज जैसे ही अक्षत के कानों में पड़ी, अक्षत ने आंखें मूंद ली। शायद उस आवाज को खुद में बहुत गहरे से महसूस करना चाहता था। उसने धीरे से कहा, कैसी हो? ठीक है, आप कैसे हैं? अब ठीक हूँ। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमें भी। सब सूना सूना लग रहा है। हमें भी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हमें भी। अक्षत ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, अच्छा सुनो, पार्सल मिला? पार्सल का नाम सुनकर मीरा को सुबह वाला वक्त याद आ गया। उसने हैरानी से कहा, वो पार्सल आपने भेजा था? हाँ, पसंद आया? अक्षत ने खुश होकर कहा। दोबारा ऐसा वाहियात मजाक हमसे मत कीजिएगा। कहते हुए मीरा ने फोन काट दिया। अक्षत के मुंह से पार्सल वाली बात सुनकर मीरा को सुबह वाली बात याद आ गई, जिसने उसे बहुत डरा दिया था। मीरा ने अक्षत से नाराज होकर फोन काट दिया और वहां से चली गई। मीरा के फोन काटने पर अक्षत को बहुत अजीब लगा और वो सोचने लगा, मैंने तो उसकी मदद के लिए पार्सल भेजा था, इसमें मजाक जैसा क्या था? उसने दोबारा फोन लगाया तो अर्जुन ने उठाया और अक्षत के बोलने से पहले ही बोल उठा, क्यों? दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है तुमसे? तुम एक काम करो, उसका नंबर ही ले लो ना, फिर आराम से बात कर लेना। भाई, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मीरा कहाँ है, उससे बात करवाइए। अक्षत ने गुस्से से कहा। रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मीरा अपने कमरे में चली गई है। अर्जुन ने कहा। तो ठीक है ना अक्षत? अर्जुन ने चिंतित स्वर में कहा। हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखना और माँ का भी, कल फोन करता हूँ। अक्षत ने कहा और फोन काट दिया।
अक्षत ने फोन जेब में डाल लिया और वहीं छत की रेलिंग से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। मीरा का अचानक से बदला व्यवहार उसे समझ नहीं आ रहा था। वो जानना चाहता था आखिर बात क्या है, लेकिन इस वक्त मीरा से पूछकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अक्षत वहीं खड़ा मीरा के बारे में सोचता रहा। तभी उसका फोन बजा। मीरा का होगा सोचकर अक्षत ने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर मोना का नंबर देखकर मायूस हो गया और फोन उठाकर कहा, हेलो। हे बेबी, पहुंच गई दिल्ली? तुम्हें मेरी याद भी नहीं आई। सुबह पहुंचा था, कॉलेज के कामों में बिजी था। इट्स ओके बेबी, आई रियली मिस्ड यू। क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, परेशान सा। तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। अक्षत का मन टटोलते हुए मोना पूछती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थक गया हूँ, कल बात करें। ठीक है, गुड नाइट, लव यू। गुड नाइट। अक्षत ने फोन काट दिया। मोना से बात करते हुए उसे हमेशा एक घुटन महसूस होती थी। ऐसा नहीं था कि मोना से उसे नफरत थी। उसने अनजाने में ही सही उस रात मोना के साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए वो आज भी खुद को जिम्मेदार मानता था। उसे मोना से हमदर्दी थी, लेकिन प्यार नहीं था। प्यार उसे मीरा से होने लगा था। कब उससे झगड़ते हुए वो उससे प्यार कर बैठा, वो खुद नहीं जानता था। अक्षत वहीं खड़ा रहा। दिल्ली में ठंड ज्यादा पड़ती है, लेकिन अक्षत को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए तनु ऊपर चली आई और अक्षत को देखकर कहा, आशु, यहाँ क्या कर रहे हो? ठंड में बीमार पड़ जाओगे तुम। ऐसे ही दी, माँ से बात कर रहा था। अक्षत ने उदास होकर कहा, घर की याद आ रही है? कभी बाहर नहीं निकले ना, इसीलिए। धीरे धीरे मन लग जाएगा और फिर 1 महीने की तो बात है। तनु ने उसके पास आकर प्यार से कहा। हाँ दी, बस एंट्रेंस क्लियर हो जाए। अक्षत ने कहा। हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। उसके बाद क्या सोचा है तुमने? तनु ने कहा। उसके बाद 3 साल LLB। अक्षत ने कहा। उसके बाद? तनु उसके दिल की बात जानना चाहती थी शायद। उसके बाद प्रैक्टिस, नौकरी, वकालत। अक्षत ने कहा। तो फिर शादी कब करोगे? तनु ने कहा। शादी? ये अचानक से आप शादी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? अक्षत ने कहा। देखो अक्षत, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मीरा ही है ना वो लड़की जिसके लिए आधी रात को यहाँ ठंड में परेशान खड़े हो तुम? तनु ने कहा तो अक्षत बगल में झांकने लगा। जवाब दो। तनु ने उसे चुप देखकर कहा। ऐसी बात नहीं है दी। अक्षत ने धीरे से कहा। मतलब तुम मीरा को पसंद नहीं करते? चलो अच्छा है, मैं अपने जेठ के लड़के के साथ उसका रिश्ता करवा देती हूँ। तनु ने नौटंकी करते हुए कहा। अरे नहीं दी। अक्षत ने जल्दबाजी में उन्हें रोकते हुए कहा। क्यों? तनु ने झूठ मूठ की हैरानी के भाव दिखाकर कहा। मेरा मतलब, इतनी जल्दी क्या है? अभी उसके फाइनल के एग्जाम्स है, तो इतनी जल्दी शादी? अक्षत ने बात पलट दी तो तनु ने उसका कान पकड़ा और कहा। तुमसे कितनी बड़ी हूं मैं? 7 से 8 साल। अक्षत ने दर्द से कहा। तो तुम्हें ज्यादा पता होगा या फिर मुझे? तनु ने उसका कान नहीं छोड़ा। आपको पता होगा, अक्षत ने कहा। तो जब वो तुम्हें पसंद है तो फिर क्यों छुपा रहे हो मुझसे? कहते हुए तनु ने अक्षत का कान छोड़ दिया। तनु की बात सुनकर अक्षत थोड़ा शर्मा गया और कहने लगा। पसंद है दी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। पसंद है मतलब पसंद है। अर्जुन की शादी में जब मैं और सोमित आएंगे ना, तब मीरा से बात करेंगे। देखना, वो ना नहीं कह पाएगी। तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए, इससे बड़ी बात भला और क्या हो सकती है? तनु ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मैंने तो उसी दिन कह दिया था तुमसे कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। सामने से जीजू ने आते हुए कहा। अच्छा, तो आप छुप कर हम दोनों की बातें सुन रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है सोमित। तनु ने कहा। अच्छी हो या बुरी बात, जब हमारे साले साहब की है तो सुनने में क्या हर्ज है, नहीं साले साहब? सोमित ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अरे हाँ जीजू, बिल्कुल सुन सकते हो। वैसे भी इतनी पर्सनल नहीं है, सबको तो पता चल ही चुका है। अक्षत ने झेपते हुए कहा। फिर तो अर्जुन के साथ ही तुम दोनों के भी फेरे पड़वा देते हैं। तनु ने कहा। अरे नहीं दी, ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा अब। अक्षत ने शर्माते हुए कहा। क्या फेरे पड़वा दो?
अभी तक अक्षत ने अपने दिल की बात भी नहीं कही है। अभी तो इनका रोमांस बाकी है, साथ साथ घूमना, मूवी देखना, शाम में साथ साथ आइसक्रीम खाना, बच्चों के नाम सोचना, कितना कुछ करना बाकी है, जीजू ने कहा। अक्षत मुस्कुराने लगा तो तनु ने सोमित को कहा, वो सब तो शादी के बाद भी हो सकता है ना। शादी से पहले ये सब करने की खुशी तुम क्या जानो, सोमित ने तनु को चिढ़ाते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? शादी के बाद ये सब नहीं हो सकता, हमारे बीच नहीं हुआ, तनु ने चिढ़ते हुए कहा। अरे बाबा, मेरे चक्कर में कहीं आप दोनों ना झगड़ पड़ना, अक्षत ने बीच में आते हुए कहा। अरे नहीं आशु, इन्हीं छोटी छोटी बहस में तो प्यार छुपा है, और फिर वो प्यार ही क्या जिसमें झगड़ा ना हो। सोमित ने अपना हाथ तनु के कंधे पर रखकर उसे अपनी ओर करते हुए कहा। सोमित और तनु का प्यार देखकर अक्षत मन ही मन मुस्कुरा उठा तो सोमित ने कहा, पर साले साहब, आप इतनी जल्दी शादी मत करना, वरना इसी तरह झूठ बोल बोल करना सब सेट करना पड़ेगा। सोमित की बात सुनकर तनु ने अपनी कोहनी हल्के से उनके पेट पर दे मारी। अक्षत को अब ठंड महसूस होने लगी थी, इसीलिए उसने तनु और सोमित से नीचे चलने को कहा। काव्या सो चुकी थी। तनु और सुमित से बात करने के बाद उसे अब कुछ अच्छा लग रहा था। वो जाकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है। ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। अगले दिन से अक्षत की 1 महीने की इंटर्नशिप शुरू हो गई। उसने अपना पूरा ध्यान बस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी में लगा रखा था। जब भी मीरा की याद आती, वो चाय पीने कैंटीन में चला आता। उधर मीरा भी अपने एग्जाम्स में बिजी हो गई। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन अक्षत की मीरा से बात नहीं हुई। उधर मीरा भी अक्षत को याद करती रही, लेकिन ना उसने कोई फोन किया ना मैसेज। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार भी था और परवाह भी, पर गुस्सा दोनों में बराबर था। 1 हफ्ते बाद संडे के दिन दोपहर में मीरा निधि के साथ नीचे हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। निधि ने उठना चाहा तो मीरा ने कहा, हम देखते हैं। मीरा ने आकर दरवाजा खोला। सामने खड़े लोगों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए कहा, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल, आइए ना, अंदर आइए। कैसी हो मीरा? नीता के पापा ने प्यार से पूछा। जी हम ठीक हैं, आप बताइए अंकल, मीरा ने सबके साथ अंदर आते हुए कहा। हम सब भी ठीक हैं, नीता के पापा ने कहा और सभी हॉल में आ गए। संडे था, इसीलिए सब घर पर थे। अर्जुन अपने कमरे में था। निधि ने जैसे ही नीता और उसके घर वालों को देखा तो उठकर उनके पांव छुए और बैठने को कहा। उनके बैठने के बाद मीरा राधा को बुलाने चली गई। विजय और दादाजी भी आकर बैठ गए। नीता ने उनके पांव छुए और फिर मीरा के पास किचन की ओर चली गई। नीता को वहां देखकर मीरा ने कहा, अरे आप आइए ना। कैसी हो मीरा? नीता ने कहा। हम ठीक है, आप कैसी हैं? मीरा ने उतने ही प्यार से जवाब दिया तो नीता मुस्कुरा उठी। मीरा सबके लिए चाय बना रही थी। उसने पलट कर कहा, चाय पियेंगी ना आप? हाँ बिल्कुल, वैसे मैंने किसी से सुना था तुम चाय बड़ी अच्छी बनाती हो, नीता ने शरारत से कहा। किससे? मीरा ने हैरानी से पलट कर कहा, हमारे होने वाले देवर जी अक्षत जी से। नीता ने जैसे ही अक्षत का नाम लिया, मीरा का दिल धड़क उठा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वापस चाय बनाने लगी। नीता उसके पास आई और बगल में आकर खड़ी होकर कहने लगी, अक्षत जी मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब जैसे वो दिखते हैं वो वैसे बिल्कुल नहीं है। काफी सोच समझकर फैसला लेने वालों में से है। वो लड़की बहुत लकी होगी जिसकी उससे शादी होगी। जानती हो क्यों? मीरा ने नाम में गर्दन हिला दी तो नीता ने कहा, क्योंकि वो उस लड़की को समझने की पूरी कोशिश करेंगे और हमेशा उसका साथ देंगे। ये अच्छी बात है नीता जी, मीरा ने कहा। मीरा? नीता ने राह पर जोर देकर कहा। जी, मीरा ने कहा। अक्षत और निधि की तरह तुम भी मुझे भाभी कहकर बुलाओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
वैसे भी अर्जुन की दोस्त हो और दोस्त की वाइफ को भाभी बुला सकते हैं। नीता ने प्यार से मीरा का हाथ थामते हुए कहा, बिल्कुल, हम सबको चाय देकर आते हैं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा और चाय की ट्रे लेकर बाहर चली गई। नीता का व्यवहार मीरा को हमेशा पॉजिटिव एहसास दिलाता था। बाहर आकर मीरा ने सबको चाय दी, लेकिन नीता के पापा ने उसे वहीं बैठने को कहा और बातें करने लगे। नीता किचन से निकलकर जैसे ही बाहर आई, उसका हाथ पकड़कर किसी ने उसे साइड में खींच लिया। नीता ने देखा, वो अर्जुन था। उसे देखकर नीता ने कहा, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। देखने दो, अपनी होने वाली बीवी से मिलना जुर्म है क्या? अर्जुन ने कहा। होने वाली हूँ, अभी हुई नहीं हूँ, नीता ने जाते हुए कहा। तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी ओर करके कहा, तुम्हें नहीं लगता जब से सगाई हुई है तुम कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाने लगी हो? नीता ने अर्जुन को प्यार से साइड में धक्का दिया और कहा, हक है मेरा। हंसते हुए नीता वहां से हॉल में चली आई। पीछे पीछे अर्जुन भी चला आया। उसने नीता के मम्मी पापा के पैर छुए और उनके बीच आकर बैठ गया। नीता के पापा और अर्जुन के पापा ने मिलकर नीता और अर्जुन की शादी की सभी बातें की और उनकी शादी की डेट भी फिक्स कर दी। अर्जुन ने जब नीता की ओर देखा तो वो शर्मा कर बाहर से चली गई। मीरा और निधि के एग्जाम्स में परेशानी ना हो, इसीलिए शादी की तारीख 1 महीने बाद की रखी। राधा ने सबका मुंह मीठा करवाया। दोपहर का खाना सबने साथ ही खाया और इस बीच ढेर सारी बातें भी हुई। सभी हंसी खुशी बैठे थे कि तभी मोना वहां आई। मोना को देखते ही नीता का मुंह बन गया। उसे मोना बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उठकर अर्जुन के साथ बाहर बगीचे की ओर चली गई। राधा ने मोना से बैठने को कहा। मोना ने मीरा को एक नजर देखा और फिर वहां से जाकर डाइनिंग टेबल की ओर बैठकर फोन पर किसी से बात करने लगी। नीता और उसके घर वालों को विदा करने के बाद राधा मोना के पास आई और कहा, तुम यहाँ कैसे, कुछ काम था क्या? क्यों, बिना काम के मैं नहीं आ सकती क्या? मोना ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम जब चाहो आ सकती हो। राधा ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। व्हाटएवर, नीता के घर वाले क्यों आए थे? मोना ने कहा। वो हमारे घर का मामला है, तुम्हें उससे क्या? निधि ने आकर कहा। व्हाट? मोना ने गुस्से से कहा। निधि, मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते, सॉरी बोलो इसे। राधा ने निधि को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन माँ, निधि ने बोलना चाहा, लेकिन राधा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा। निधि, मैंने कहा ना माफी मांगो। सॉरी, निधि ने कहा और वहां से चली गई। मोना ने मुंह बना लिया और राधा से कहा, सासू माँ, आप तो जानती ही हो कि सच क्या है, तो जितनी जल्दी अपने घर में मेरे बारे में बता दो अच्छा है। आफ्टर ऑल, इस घर की होने वाली छोटी बहू हूँ मैं। सही कहा तुमने कि सच कब तक छुपेगा, एक ना एक दिन तो बाहर आना ही है। रही बात इस घर की छोटी बहू की, तो तुम तो हरगिज नहीं बनोगी, खाना खाकर जाना। कहते हुए राधा किचन की ओर चली गई। मोना बेशर्मी से मुस्कुराई और कहा, इस घर की छोटी बहू तो मैं ही बनूंगी सासू माँ, फिर उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े, क्योंकि मोना को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। मोना वहां से चली गई, लेकिन वो अपना पर्स वहीं भूल गई। कुछ देर बाद मीरा जब किचन की ओर जा रही थी तो उसकी नजर मोना के बैग की ओर गई। उसने बैग उठाकर देखा और सामने से आती निधि से कहा, निधि, ये बैग शायद मोना जी का है, वो यहाँ भूल गई है। तो होने दो, जब जरूरत होगी खुद ले जाएगी वो। निधि ने मीरा के हाथ से बैग लेकर टेबल पर फेंक दिया। बैग में रखा सामान बाहर आ गिरा, जिसमें कुछ दवाइयाँ, मोना का पासपोर्ट और मेकअप का सामान था। मीरा ने बैग उठाया और उसमें सामान वापस रखते हुए कहने लगी, निधि, इसमें उसके जरूरी सामान है जिसकी जरूरत उन्हें पड़ सकती है। देखो, इसमें कुछ दवाइयाँ भी हैं, शायद ये उसकी हो। हमें चलकर उसे ये बैग दे आना चाहिए। नो वे मीरा, मुझे वो मोना बिल्कुल पसंद नहीं है। जानती हो उसने आज मम्मी से कितने गंदे तरीके से बात की? निधि ने गुस्सा होकर कहा। जानते हैं वो थोड़ी बदतमीज है निधि, पर उसकी दवाइयाँ यहाँ हैं, उसे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हम लोग नहीं जाएंगे, रघु के हाथ भिजवा देते हैं, मीरा ने कहा। मर जाए मेरी बला से वो, निधि ने चिढ़ते हुए कहा।
निधि, ऐसा नहीं कहते, वो बदतमीज है। अब अगर तुम भी उसके जैसे ही बात करोगी तो उसमें और तुम में क्या फर्क है? अच्छा कोई नहीं जाएगा, उन्हें फोन करके कह देंगे, वो खुद आके ये सब ले जाएंगी। अब ठीक है? मीरा ने निधि को शांत करते हुए कहा। नहीं, तुम उसे फोन नहीं करोगी, बल्कि मैं खुद जाऊंगी उसे ये देने और उसे ये सिखाने कि किसी की मॉम से कैसे बात करते हैं, निधि ने कहा। निधि ने मोना का बैग लिया और कहा, मैं अभी उसे उसकी औकात दिखा कर आती हूँ। निधि जाने लगी तो मीरा भी उसके पीछे पीछे चली आई और कहा, रुको निधि, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। निधि ने स्कूटी निकाली और मीरा को साथ लेकर मोना के घर की ओर चल पड़ी। आधे घंटे बाद ही दोनों मोना के घर के सामने थी। मीरा ने निधि को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। निधि मीरा के साथ अंदर आई और उसके घर की बेल बजा दी। दरवाजा नौकर ने खोला तो निधि ने गुस्से से कहा, मोना कहाँ है? मोना मेम साहब अंदर है, आप अंदर आइए, नौकर ने कहा और साइड हो गया। निधि अंदर आई। उसने मोना की ओर उसका पर्स बढ़ाकर कहा, ये तुम्हारा पर्स तुम हमारे घर पर भूल आई थी। ओह थैंक्स निधि, आओ बैठो, मोना ने कहा। नो थैंक्स, मुझे यहाँ रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी मैं तुमसे ये कहने आई थी कि आज के बाद अगर तुमने मेरी मॉम से बदतमीजी की तो मैं भाई को तुम्हारा ये असली चेहरे के बारे में बता दूंगी। निधि ने गुस्से का घूंट पीकर कहा, ओह कम ऑन बेबी, बाहर वालों के सामने तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मोना ने बेपरवाही से कहा। यहाँ कौन है बाहर वाला? निधि ने कहा तो मोना ने अपनी नजर मीरा की ओर कर दी। ये देखकर निधि ने कहा, वो कोई बाहर वाली नहीं है समझी, और तुम ये अच्छा बनने का नाटक बंद करो। रिलैक्स, क्या लोगी तुम अच्छा? मोना ने ऐसे कहा जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। तुम क्या पागल वागल हो? मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें समझ भी आ रहा है? निधि ने कहा तो मीरा ने उसे रोक लिया और कहा, निधि चलो यहाँ से। मोना मीरा के पास आई, उसका गाल छूते हुए कहा, मीरा इतनी सीधी सादी सबसे प्यार से बात करने वाली कैसी बन जाती हो तुम? बोर नहीं होती क्या ये सब करके? हाँ? मीरा ने उसका हाथ साइड किया, वो उससे कुछ नहीं कहना चाहती थी। जब वो जाने लगी तो मोना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, तुम अपना ये जादू चाहे जिस पे चलाओ, लेकिन अक्षत पर नहीं, वो सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मीरा ने उसका हाथ झटका और कहा, कौन किसका है ये फैसला वक्त करेगा, हम ऐसी बातों के लिए परवाह भी नहीं करते। वो क्या है ना, हमारे पास इतना फालतू दिमाग नहीं है। यू बिच। मोना ने मीरा को जैसे ही गाली देते हुए हाथ उठाना चाहा, मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और मोड़कर पीठ से लगाते हुए शालीनता से कहा, आप जैसा बदतमीज बनने में हमें 2 मिनट लगेंगे, पर आप 7 जन्म लेकर भी हमारी तरह नहीं बन पाएंगी। ये अंग्रेजी गालियां ना कहीं और दीजिएगा, वरना हिंदी में ऐसी ऐसी गालियां देंगे कि समझने के लिए डिक्शनरी खरीदनी पड़ेगी। मोना दर्द और गुस्से से कराह रही थी, लेकिन निधि को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। मीरा ने मोना का हाथ छोड़ दिया और कहा, आज के बाद राधा माँ तो क्या, उस घर के किसी भी शख्स से अगर आपने बदतमीजी की तो हम भूल जाएंगे आप अक्षत जी की दोस्त है। चलो निधि। निधि और मीरा दोनों दरवाजे की ओर बढ़ गई। चलते हुए मीरा की नजर टेबल पर पड़ी, जहाँ पर उसके नाम का एक पार्सल रखा था। मीरा ने उसे उठाया तो हैरान थी। उसने मोना को देखकर कहा, ये हमारे नाम का पार्सल आपके घर कैसे? मीरा के हाथ में पार्सल देखकर मोना डर गई और कहा, वो गलती से यहाँ आ गया, मैं तुम्हें ही देने आ रही थी। शुक्रिया, हम ले जाएंगे। कहते हुए मीरा निधि और पार्सल के साथ वहां से बाहर निकल गई। मोना के घर से बाहर निकलते ही निधि जोर जोर से हंसने लगी तो मीरा ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही हो तुम? निधि ने अपने आप को संभाला और कहा, तुमने क्या मस्त क्लास लगाई मोना की, उसी के घर में। आई लव यू मीरा, यू आर द बेस्ट। कहते हुए निधि उसके गले आ लगी और उसके गाल पर किस कर दिया। मीरा को भी हंसी आ गई। अचानक से वो इतनी बदतमीज हो गई कि उसने मोना को धमकी दे दी। उसने कहा, अब वो दूर ही रहेगी, हमेशा के लिए दूर हो जाए तो और भी अच्छा है, वैसे भी मेरी भाभी तो मेरे पास है। कहते हुए उसने फिर से मीरा को गले लगा लिया। अच्छा अब घर चलते हैं, आंटी इंतजार कर रही होंगी, मीरा ने कहा। दोनों घर चली आई। निधि अपने कमरे में चली गई और मीरा राधा के पास। उसने जाकर राधा को गले लगाया तो राधा ने कहा, अरे क्या हुआ मीरा, आज हमने किसी को डांट दिया,
इसीलिए आपको गले लगाने का मन किया। जब बचपन में गलती करते थे तो आकर माँ के गले लग जाया करते थे। मीरा ने प्यार से गले लगे हुए कहा। अच्छा तो ये बात है। मुझे पता है मेरी मीरा ने किसी को बेवजह डांट नहीं लगाई होगी। राधा ने कहा तो मीरा मुस्कुरा उठी। रात के खाने के बाद मीरा ने जब पार्सल खोला तो मुस्कुरा उठी। उसमें कुछ फ्रेम्स थे जिसमें मीरा की प्यारी प्यारी तस्वीरें थी। मीरा भी नहीं जानती थी किसने और कब ये तस्वीरें ली। उसने सारी तस्वीरें एक एक करके देखनी शुरू की। पहली तस्वीर उसकी उन बच्चों के साथ थी जब वो भोपाल जाते वक्त उनसे मिली थी। ये बहुत प्यारी तस्वीर थी। मीरा ने जैसे ही उसे पलटा उसके पीछे लिखा था, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी इस तस्वीर में है। किसी को खुशी देकर जो खुशी मिले वो सबसे अनमोल होती है। मीरा ने दूसरी तस्वीर उठाई। ये अर्जुन की सगाई के वक्त की तस्वीर थी जब मीरा अपने लहंगे को संभाले चल रही थी और उसके बाल बार बार उसकी आंखों पर आ रहे थे। मीरा उसे देखकर मुस्कुरा दी और जब पलटा तो वहां भी कुछ लिखा था, सादगी में भी कोई इतना खूबसूरत दिख सकता है, पहली बार देखा। मीरा ये पढ़कर शर्मा गई। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। उसने तीसरा फ्रेम उठाया। ये तस्वीर उसे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। इसमें वो आंखों में आंसू भरे हुए थी, अपनी फटी हुई किताब के पन्नों को पकड़े। मीरा ने फ्रेम पलटा तो लिखा था, पहली बार किसी लड़की की आंखों में इतनी छोटी सी चीज के लिए आंसू देखे। चीज मामूली थी पर आंसू अनमोल थे जो मेरी वजह से बहे। सो आई एम सॉरी। मीरा मुस्कुरा दी पर इस वक्त भी उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये तीन तस्वीरें बहुत खूबसूरत थी। सबसे आखिर में एक कार्ड था जिस पर लिखा था, उम्मीद है पार्सल पसंद आया होगा। आज से पहले किसी को कोई तोहफा नहीं दिया तो समझ नहीं आया कि क्या दूं, फिर ये सब दिया। अब इन्हें देखकर रोने मत लग जाना। आई नो आंसू बहुत जल्दी आते हैं तुम्हारी आंखों में। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन सच में वो सब झगड़े बहुत मिस करूंगा मैं, और तुम्हें भी। अक्षत। मीरा की आंख से आंसू निकलकर काट पर आ गिरे। अनजाने में उसने अक्षत को गलत समझ लिया था। उसे ऐसे देखकर निधि ने कहा, भाई से बात करना चाहोगी? मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी तो निधि ने अक्षत को फोन लगाया। अक्षत उस वक्त जरूरी काम से बाहर था। उसने फोन उठाते ही कहा, निधि बाद में बात करता हूँ, अभी अर्जेंट में बाहर हूँ। भाई मीरा आपसे बात करना चाहती है, निधि ने धीरे से कहा। अक्षत मीरा का नाम सुनकर साइड में आया और वो सब भूल गया जिस काम से बाहर आया था। उसे भी कैंसिल कर दिया उसने और कहा, फोन दो उसे। निधि ने फोन मीरा को दे दिया और खुद उठकर कमरे से बाहर चली गई ताकि मीरा बात कर सके। हेलो, मीरा ने तड़प कर कहा। पूरे एक हफ्ते बाद वो मीरा की आवाज सुन रहा था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, पूरे 160 घंटे 22 मिनट और 15 सेकंड के बाद तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे तो अक्षत ने कहा, रो रही हो फिर से? अच्छा बाबा सॉरी, मुझे वो पार्सल नहीं भेजना चाहिए था। बताया ना, आदत नहीं है ये सब करने की। लगा तुम्हें अच्छा लगेगा इसीलिए। आई एम सॉरी। आप सॉरी मत कहिए, वो अनजाने में हमने ही आपसे गलत बोल दिया। आपसे सॉरी कहना है, मीरा ने कहा। ठीक है, माफ किया, अक्षत ने सहजता से कहा। सॉरी तो कहने दीजिए, मीरा ने कहा। मीरा, तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कभी गलत नहीं हो सकती, इतना भरोसा है मुझे, अक्षत ने कहा। थैंक यू, मीरा ने कहा। इतनी सी बात के लिए थैंक यू क्या? अक्षत ने हैरानी से कहा। थैंक यू पार्सल देने के लिए, वो बहुत अच्छा है, मीरा ने कहा। तुम्हें सच में पसंद आया? अक्षत ने धड़कते दिल के साथ कहा। हमारी जिंदगी में मिला दूसरा बेहतरीन तोहफा है ये, मीरा ने कहा। और पहला तोहफा? अक्षत ने मीरा का मन टटोलते हुए पूछा। पहला तोहफा? मीरा आगे बोलती इससे पहले फोन कट गया। अक्षत ने देखा बैटरी ना होने की वजह से उसका फोन बंद हो चुका था। वो आगे कुछ सुन ही नहीं पाया। उसने फोन जेब में रख लिया, पर आज वो बहुत खुश था। उधर मीरा भी मुस्कुरा उठी। अक्षत से बात करके उसका मन अब काफी हल्का हो चुका था। जब निधि कमरे में आई तो मीरा ने उसे गले लगा लिया।
पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है। ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। फोन की बैटरी डिस होने की वजह से अक्षत का फोन बंद हो गया और आगे मीरा से बात नहीं हो पाई। लेकिन अक्षत खुश था, मीरा को उसका भेजा पार्सल पसंद आया। अक्षत ने फोन जेब में रखा और वापस अपने काम में लग गया। उधर मीरा भी खुश थी। निधि ने उससे वो फ्रेम्स लेकर बेड के पीछे वाली दीवार पर लगा दिए। तस्वीर बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद दोनों पढ़ाई करने लगी। अगले दिन उनका एग्जाम जो था। पढ़ते पढ़ते निधि को नींद आ गई तो मीरा उठी। उसने निधि के हाथ से हौले से किताब निकाल कर रख दी और सिर के नीचे तकिया लगा दिया। उसने कंबल उठाया और निधि को उड़ा दिया। निधि छोटे बच्चे की तरह कंबल में दुबक कर सो गई। मीरा को भी उबासियां आने लगी थी। उसने भी अपनी किताब उठाकर साइड में रखी और निधि के बगल में आकर लेट गई। कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। सुबह दोनों जल्दी ही उठ गई, नहाकर तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज आकर दोनों अपनी अपनी क्लासों की ओर बढ़ गई। निधि का नंबर ऊपर वाली क्लास में था और मीरा का नीचे लास्ट रूम में। मीरा ने क्लास के बाहर लगी लिस्ट में अपना नाम और सीट नंबर देखा और क्लास में चली आई। जैसे ही वो अपनी सीट के पास पहुंची, उसकी चीख निकल गई। क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगे और टीचर भी उसके पास चली आई और कहा, क्या हुआ मीरा, तुम चीखी क्यों? मीरा फटी आंखों से टेबल को देखती रही और उंगली से टेबल पर लिखे शब्दों की ओर इशारा किया। टीचर ने आकर देखा तो लाल रंग से टेबल पर लिखा हुआ था, डर क्या होता है इसका एहसास बहुत जल्द होगा तुम्हें। टीचर ने पढ़ा तो मीरा को शांत करते हुए कहा, लगता है किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। तुम घबराओ मत, मैं अभी ये टेबल चेंज करवा देती हूँ। टीचर ने चपरासी को आवाज लगाई और टेबल बदलने को कहा। उन्होंने अपनी टेबल पर रखी पानी की बोतल मीरा की ओर बढ़ा दी। मीरा ने पानी पिया और अपने डरे हुए मन को शांत किया। दूसरी टेबल लगने के बाद मीरा बैठी और अपना ध्यान पेपर में लगाने की कोशिश करने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद का ध्यान उस बात से हटाया और पेपर करके क्लास से बाहर आ गई। बाहर सीढ़ियों के पास निधि रागिनी के साथ खड़ी थी। मीरा उनके पास आई तो रागिनी ने कहा, कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? ठीक था, मीरा ने खोए हुए स्वर में कहा। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? निधि ने मीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं, घर चले? मीरा ने कहा। यार इतने दिनों बाद मिले हैं, इसमें भी तुम्हें घर जाने की जल्दी है, चलो ना बाहर चलते हैं, रागिनी ने कहा। 2 दिन बाद फिर से पेपर है रागिनी, मीरा ने कहा। हाँ तो मैं कौन सा पूरे दिन बाहर रहने को बोल रही हूँ यार, एटलीस्ट 1 घंटा तो दे ही सकती हो दोस्तों को, रागिनी ने कहा। हाँ मीरा, चलते हैं ना, वैसे भी बहुत दिन हो गए, निधि ने मचलते हुए कहा। अच्छा ठीक है, कहाँ चलना है? मीरा ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जिससे निधि और रागिनी उसके डर को भांप ना सके। अपने कॉलेज के बाहर जो कैंटीन है ना, उसमें चलते हैं, वहां का पिज्जा बहुत टेस्टी है, रागिनी ने कहा। तीनों कैंटीन की ओर बढ़ गईं। तीनों ने खाली टेबल देखी और वहां आकर बैठ गई। रागिनी ने स्पाइस पिज्जा ऑर्डर किया और निधि ने अपने लिए एक्स्ट्रा चीज वाला। मीरा ने अपने लिए सिर्फ जूस ऑर्डर किया। तीनों बैठकर बातें करने लगी। निधि और रागिनी ही कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। मीरा बस अपनी ही उधेड़ बुन में उलझी हुई थी। लड़का ऑर्डर रखकर चला गया। तीनों बातें करते हुए खाने लगी। पिज्जा खाने के बाद निधि और रागिनी पेमेंट करने चली गई। उनके जाने के बाद वेटर आया और एक पेपर मीरा के सामने रखकर चला गया। मीरा उससे कुछ पूछ पाती इससे पहले ही वो कहीं गायब हो गया। मीरा ने कागज उठाया और खोलकर देखा तो उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में मीरा का नाम लिखा हुआ था और उसे लाल रंग की स्याही से बीच से काटा हुआ था। साथ में एक सैड इमोजी बना हुआ था। घबराई हुई मीरा ने इधर उधर देखा, सब अपने आप में बिजी थे। ऐसा कोई नहीं था जिस पर मीरा शक कर सके। मीरा ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े किए और वहां से उठकर निधि के पास आकर कहा, निधि प्लीज चलो यहाँ से।
हाँ चलते हैं, निधि ने कहा, लेकिन वो मीरा के चेहरे की बेचैनी नहीं समझ पाई। रागिनी को बाय बोलकर दोनों वहां से घर चली आई। मीरा घर आई, उसने कपड़े चेंज किए और मुंह धोने बाथरूम में चली आई। शीशे में खुद को देखते हुए वो अपने चेहरे पर पानी से छींटे मारने लगी। मुंह धोते हुए मीरा के चेहरे के सामने बार बार वो हादसे आ रहे थे। आखिर कोई उसके साथ ये सब क्यों कर रहा था? निधि के परिवार के अलावा वो किसी को जानती तक नहीं थी। मीरा अंदर ही अंदर खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त वो खुद को अकेला महसूस भी कर रही थी। निधि को वो ये सब बता के डराना नहीं चाहती थी। मीरा ने अकेले ही इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला किया और टाल से मुंह पोंछते हुए बाहर निकल आई। तभी किसी ने पीछे से मीरा के कंधे पर हाथ रखा तो वो डर कर पीछे मुड़ी और कहा, ओ आंटी आप, हमें लगा। क्या लगा तुम्हें? मैं तुम्हें बुलाने आई थी, नीचे चलकर कुछ खा लो, राधा ने कहा। अभी भूख नहीं है आंटी, आते वक्त निधि और रागिनी के साथ हमने कैंटीन में खा लिया था, मीरा ने कहा। कोई बात नहीं, जब भूख लगे तो खा लेना, राधा ने प्यार से मीरा का गाल छूकर कहा। जी आंटी। मीरा अभी भी घबरा रही थी। मीरा, सब ठीक है ना? राधा ने उसे परेशान देखकर पूछा। जी आंटी सब ठीक है, वो पढ़ाई की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस है बस, मीरा झूठ बोल गई। पगली, इतना भी स्ट्रेस मत लो, थोड़ा आराम कर लो फिर बाद में पढ़ लेना, राधा ने कहा तो मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। राधा मीरा को छोड़कर नीचे चली गई। मीरा दीवार पर लगी अपनी तस्वीरों के पास आई और उन्हें देखते हुए कहने लगी, जल्दी से वापस आ जाइए ना अक्षत जी, यहाँ कुछ सही नहीं हो रहा है हमारे साथ। ये बेचैनी, ये डर, ये घबराहट और ये हादसे क्यों हो रहे हैं हमारे साथ? किससे पूछे, आप होते तो सब संभाल लेते। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं अक्षत जी, जल्दी से आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए और आप वापस आ जाए। आप साथ रहेंगे तो हम हर परेशानी से लड़ लेंगे, पर अकेले हम कुछ भी नहीं है। मीरा अक्षत को याद कर रही थी और उधर अक्षत हिचकियों से परेशान था। हिचकते हुए वो किचन में आया जहाँ तनु काम कर रही थी। उसे हिचकते देखकर तनु ने कहा, अरे वाह, कोई बड़ा याद कर रहा है तुम्हें आशु, हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही। हाँ दीप, हिचक परेशान हो गया हूँ इस हिचक से, कुछ करो ना प्लीज। अक्षत का बुरा हाल था। ये लो पानी पियो, इससे रुक जाएगी। तनु ने पानी का ग्लास अक्षत की ओर बढ़ाकर कहा। अक्षत एक सांस में सारा पानी पी गया, लेकिन हिचकियां नहीं रुकी। अक्षत फिर परेशान हो गया। तनु से भी उसकी बुरी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उसने अक्षत को सामने पड़ी कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, एक लंबी सांस लो और उस इंसान का नाम मन ही मन में 3 बार पुकारो जो तुम्हें याद कर रहा होगा। अगर सच हुआ तो रुक जाएगी। हम्म, अक्षत ने कहकर गहरी सांस ली और 3 बार मन ही मन में मीरा मीरा मीरा। हिचकियां रुक गई। अक्षत मुस्कुरा उठा और कहा, अरे वाह दी, ये तो काम कर गया, कहाँ से सीखा ये आपने? तुम्हारे जीजा जी से। अच्छा अब ये बताओ किसका नाम लिया तुमने? तनु ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा। किसी का भी नहीं, मुझे जरा काम है, मैं जाता हूँ, कहकर अक्षत वहां से निकल गया और सीधा अपने कमरे में आकर अपनी रफ नोटबुक खोलकर उस पे 9 नंबर पर गोला लगाते हुए कहा, बस 21 दिन और, उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे सामने होऊंगा मीरा। मीरा की तरह अक्षत का भी हाल बुरा था, पर दोनों ही एक दूसरे को परेशान ना करने के लिए कभी फोन नहीं करते। मीरा सोचती वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अक्षत सोचता वो अपने एग्जाम्स में बिजी होगी, लेकिन दोनों खुश थे। देखते देखते दूसरा हफ्ता भी निकल गया। अब अक्षत पहले से भी ज्यादा बिजी हो गया। घर पर भी वो बहुत कम बात कर रहा था और पढ़ाई में बिजी रहता। मीरा के लगभग सभी पेपर खत्म हो चुके थे, बस 2 पेपर और बचे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उसका सेंटर चेंज हो गया। एग्जाम सेंटर इंदौर से 7 किलोमीटर दूर कॉलेज में था। निधि के पेपर खत्म हो चुके थे, मीरा को अकेले ही जाना था। ऐसे में अर्जुन ने उसके 2 पेपर्स की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। मीरा उनकी तैयारी में लग गई।
लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर भी था कि उसे कहीं फिर से किसी हादसे का सामना ना करना पड़े। दोपहर में तैयार होकर मीरा अर्जुन के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ी। मीरा को उदास देखकर अर्जुन रास्ते भर उसे हंसाने की कोशिश करता रहा। मीरा अपनी वजह से किसी को परेशान करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो भी अर्जुन की बातों से हंसने मुस्कुराने लगी। अच्छा मीरा, ये बताओ तुम क्या बनना चाहती हो? अर्जुन ने सवाल किया। हम समाज सेविका बनना चाहते हैं और उन सबकी मदद करना चाहते हैं जो बेसहारा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। लेकिन ये सब करने के लिए पैसे भी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए पहले हम मेहनत करेंगे ना। नौकरी करके फिर जो पैसे आएंगे उनसे लोगों की मदद करेंगे। यार तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मतलब हर वक्त तुम दूसरों की खुशी, उनके अच्छे के लिए सोचती रहती हो। कभी तो अपने लिए भी सोचा करो। हमारे बारे में सोचने के लिए आप सब है ना। वैसे कोई और भी है जो आजकल तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है? हम कुछ समझे नहीं। मीरा ने अर्जुन से नजरें चुराते हुए कहा। धीरे धीरे समझ जाओगी। अच्छा मीरा सुनो। जी। 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है। तुम बताओ ना, मैं नीता को क्या गिफ्ट करूं? कुछ ऐसा जो हमेशा उनके पास रहे, आपकी निशानी बनकर। ये तो सही कहा, पर ऐसा क्या लूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैं। मीरा ने अर्जुन को घूरा तो वो हंसते हुए कहने लगा। अच्छा अच्छा, सॉरी। नीता को गहने बहुत पसंद है और नए नए कपड़े भी। कपड़े तो वक्त के साथ पुराने हो जाएंगे। कुछ और गहने, गहनों में से कुछ। तो फिर डायमंड रिंग कैसी रहेगी? डायमंड रिंग वो कुछ वक्त पहनेंगी और फिर रख देंगी। तो तुम ही बताओ ना क्या लूं? आप ना उनके लिए अपने नाम का मंगलसूत्र लीजिए। उसे पहनने के बाद एक शादीशुदा लड़की उसे कभी अपने आप से दूर नहीं करेगी। परफेक्ट, मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूँ। थैंक यू मीरा। आपका स्वागत है। हम आपकी सेवा में हर वक्त हाजिर है। मीरा ने अदा के साथ पलकें झपकाकर हाथ आगे करके कहा। मीरा, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा ऐसे खुश रहना। थैंक यू। योर वेलकम। वैसे पेपर कैसे जा रहे हैं तुम्हारे? सब अच्छे गए हैं, बस ये तो पेपर ठीक से निकल जाए। मुझे भरोसा है ये भी तुम क्लियर कर ही लोगी। उसके बाद तुम्हें मेरी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। हाँ बिल्कुल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मीरा। थैंक यू यार। दूसरों के प्यार के लिए तुमने इतना किया है ना, तो देखना तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मिलेगा। हमें तो मिल चुका। मीरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या कहा? अर्जुन ने अनजान बनते हुए कहा। कुछ नहीं, हमारा कॉलेज आ गया। अर्जुन ने देखा सामने ही कुछ दूर वो कॉलेज था जहां मीरा का एग्जाम था। उसने गाड़ी साइड में लगाई। अभी कॉलेज में एंट्री नहीं हुई थी। पेपर शाम 3 बजे से था। अभी 2:30 बज रहे थे। दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। गेट के बाहर उसके कॉलेज के साथ साथ दूसरे कॉलेज के लड़के लड़कियां भी खड़े थे। उन्हें देखकर अर्जुन ने कहा, तुम आराम से पेपर देना, घबराना नहीं। मैं यही तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं डर रहे। मीरा ने बहादुरी दिखाते हुए कहा। हाँ हाँ समझ गया मिस राजपूत, आप किसी से नहीं डरती हैं। अर्जुन ने कहा। कुछ देर बाद सभी की कॉलेज के अंदर एंट्री होने लगी। मीरा जाने लगी तो अर्जुन ने उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। मीरा मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अभी वो अपना एडमिट कार्ड और बाकी सामान संभाले हुए अंदर जा ही रही थी कि तभी भीड़ में उसे कोई कागज थमाकर चला गया। मीरा ने पलट कर देखा, तब तक वो शख्स भीड़ में कहीं गुम हो गया। मीरा ने कागज खोलकर देखा तो एक बार फिर उसका दिल धड़क उठा। उस पर लिखा था, कितनी बेवकूफ हो ना तुम। मेरी चेतावनियों का कोई असर नहीं पड़ा तुम पर। अपने साथ साथ मरने के लिए अर्जुन को भी ले आई। हाउ स्टूपिड मीरा। गेम इज ऑन। मीरा ने भीड़ में यहाँ वहां उस शख्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखा था। मीरा और ज्यादा परेशान हो गई। उसने वो कागज अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसे अर्जुन का ख्याल आया और वो दौड़कर वापस गेट पर आई, लेकिन चपरासी ने उसे अंदर जाने को कहा। वो अर्जुन से कुछ नहीं कह पाई। मीरा हताश होकर वापस अंदर चली आई। बेल बज चुकी थी। क्लास के बाहर बैठे लड़के को उसने अपना सामान जमा करवाया और क्लास में चली गई।
पेपर सॉल्व करते वक्त भी उसके दिमाग में सिर्फ अर्जुन का ख्याल था। मीरा ने जल्दी जल्दी पेपर खत्म किया। जैसे ही बेल बजी वो क्लास से बाहर आई। उसने जल्दी से अपना सारा सामान लिया और भागते हुए दरवाजे के पास आई। कॉलेज से बाहर आकर उसने देखा वहां अर्जुन की गाड़ी नहीं थी, ना ही अर्जुन कहीं नजर आ रहा था। मीरा का परेशान होना लाजमी था। पहले उसे ऐसे नोट का मिलना और अब अचानक से अर्जुन का गायब होना। मीरा कुछ नहीं समझ पा रही थी। परेशान सी वो यहाँ वहां घूम रही थी। हल्का अंधेरा होने लगा था। लड़के लड़कियां अपने अपने घरों की ओर जाने लगे थे, लेकिन मीरा को अर्जुन की चिंता हो रही थी। मीरा ने एक दुकान वाले से पूछा, भाई साहब, यहाँ एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी थी, आपने उसे कहीं जाते हुए देखा? हाँ दीदी, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से निकली थी वो गाड़ी। गाड़ी का टायर शायद पंचर हो गया था, तो पास में ही दुकान है, शायद वहां मिल जाए। दुकान वाले ने कहा, शुक्रिया भैया, कहकर मीरा उस तरफ चल पड़ी। दुकान वाले ने जेब से फोन निकाला और किसी को फोन करके कहा, आपका काम हो चुका है। मीरा कुछ दूर चलकर आई, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। डर और घबराहट के भाव उसके चेहरे पर उभर आए। उसने अर्जुन को आवाज देते हुए कहा, अर्जुन जी कहाँ हैं आप? मीरा बेचैनी से जैसे ही पलटी, किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखा। अगले ही पल मीरा बेहोश होकर नीचे आ गिरी।